Good morning, students. In previous classes, we have seen reaction intermediate in which we have studied carbocation, carbanion anion, and carbon-free radical. We have also seen how they will be stabilized and how they affect the organic reactions. ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं. एक हम लोग का बच रहा था कार्बेन. ठीक है, तो CH2 और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसी को हम लोग कार्बीन कहते हैं. ठीक है, और ये होमोलिटिक फिजन से फॉर्मेशन होता है. ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन्स ए कार्बन एटम विथ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, आउट ऑफ विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड. ना, इसके वैलेंस शेल, वो ऐसा कार्बन जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो. तो देखो ये कार्बन हो गया. इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है. 2 हाइड्रोजन हम लगा दिए. ठीक है, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है. ठीक है, तो यही 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग दे दिए. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4, 4 और 2 6. तो वैसा कार्बन जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर हो, मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता हो, तो वैसे कार्बन को हम लोग कार्बीन कहते हैं. और सिंस इट कंटेन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, therefore it is electron deficient, hence highly unstable and highly reactive. ठीक है, due to its electron deficiency it is electrophile, और यह न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है. यह कार्बीन 2 तरह का होता है, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन. सिंगलेट कार्बीन में देखेंगे कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो था, दोनों एक ही ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो और एक में प्रेजेंट का मतलब है कि ये पेयर हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगलेट कार्बीन. सिंगल ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग सिंगलेट कार्बीन कहते हैं. ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड एंड लेस स्टेबल. और लेस स्टेबल हो जाता है, क्यों लेस स्टेबल हो जाता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहेंगे, एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, तो उसमें थोड़ा रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, जिसके चलते ये क्या होते हैं, कम स्टेबल होता है. while in the case of the triplet carbene, another type of carbene is triplet carbene, in which these two unpaired electron, that is unshared electron, ना unshared electron जो है वो अलग अलग 2 कार्बन के ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जिसके चलते रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है, कम लगता है रिस्पेक्टिवली, जिसके चलते यह ज़्यादा स्टेबल होता है. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड. इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था वो पेयरिंग उनकी नहीं होती है. क्यों, क्योंकि वह अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, जिसके चलते ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो ये आपका कार्बन 2 तरह का हो गया, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन, और दोनों का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. और इस तरह से हम लोग का आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हो गया वो आपका फिनिश होता है. ठीक है, अब हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. नए चैप्टर में हम लोग हाइड्रोकार्बन का स्टडी भी जस्ट करेंगे. Good morning, student. Today we'll see, after finishing the general organic chemistry, we will start a hydrocarbon ना. और हाइड्रोकार्बन आप 10 में भी पढ़ चुके हैं. ये हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, दो कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं आपको जस्ट अभी बता दिया कि हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, although let us recall once again the classification of hydrocarbon. Depending on the type of carbon-carbon bonds present, they can be classified into 3 main categories, that is saturated and unsaturated. और तीसरा हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन 3 तरह का हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरा हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी ना, क्या कि ऑल 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड विथ डिफरेंट एटम और ग्रुप.
अगर कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट कार्बन ये डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, 4 होना चाहिए अलग अलग एटम, तो वैसे कार्बन को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड इसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एज देयर ऑल four valency of carbon atom is satisfied with for different atom or group, that is why these are known as saturated hydrocarbon. These are also called alkane. These includes open chain hydrocarbon and closed chain hydrocarbon. These compounds are called saturated because they have maximum number of bonded hydrogen. यही वजह है कि इसको हम लोग saturated hydrocarbon कहते हैं. If different between atoms are joined together to form an open chain to carbon atom with a single bond, they are called alkane. For example, 2-methyl propane जिसको हम लोग isobutane भी कहते हैं. दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, वह नॉर्मल ब्यूटेन यानी ब्यूटेन का है. ये आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कहीं भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, हमेशा सिंगल बॉन्ड है. ये पहचानने का तरीका है. और ऐसा क्यों कहते हैं इसको सेचुरेटेड? बिकॉज ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 valency of carbon are satisfied with different 4 atoms. ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं. ठीक है, if carbon atoms form a closed chain or ring, they are called cycloalkane. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन. अब साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर क्लोज चेन में हो या रिंग में हो, ठीक है, तो वह आपको क्या कहलाता है? साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है या साइक्लोअल्केन कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं साइक्लोपेंटेन का. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसेचुरेटेड मतलब कि एटलीस्ट उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं. हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन्स कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड. और मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? तो चाहे तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल बॉन्ड दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कीन एंड अल्काइन. अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो अल्कीन कहेंगे. जैसे इथीन हो गया, इसका कॉमन नेम इथिलीन होता है. इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होता है. ठीक है, और तीसरा टाइप हो गया इसका अल्काइन ना. और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है, कम से कम एक जरूर हो. जैसे इथाइन जिसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन. या आप एसिटिलीन देख रहे हैं, अल्काइन का एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, इथाइन इसका यूपैक नेम है, कॉमन नेम इसका एसिटिलीन है. ठीक है, आइए तीसरा कैटेगरी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का. ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कम से कम क्या कहा जाता है? एक बेंजीन रिंग जरूर होगा. और एरोमेटिसिटी क्या है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, हकल्स रूल को फॉलो करता है, कोप्लेनर होता है, कम से कम एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल उसके पास जरूर होता है. ठीक है, ये सब हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं, 4 कंडीशन उसमें हम लोग पढ़े थे. ठीक है, उसको आप एक बार रिकॉल कर दीजिएगा. तो कोई भी हाइड्रोकार्बन में आपको एक बेंजीन रिंग होगा. हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग ऑफ कार्बन एटम. विच ऑफ 3, उसमें जानते हैं आपकी बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3 ठो डबल बॉन्ड होता है ना. द रिंग इज कॉल्ड एरोमेटिक रिंग. फॉर एग्जाम्पल टॉलुइन, ये हो गया आपका टॉलुइन. टॉलुइन किधर गया मेरा कर्सर? आय हाय, ये क्या हो गया? देखो यही ना है, तो देख लो, ये हो गया तुम्हारा टॉलुइन ना. मिथाइल बेंजीन को ही टॉलुइन कहते हैं, पढ़ा चुका हूं नोमेनक्लेचर में. ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया जाइलिन ना. अब जाइलिन को हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं. 2 कंसेक्यूटिव कार्बन पर लिखेंगे, यानी ऑर्थो पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लग गया तो ऑर्थोजाइलिन हो गया. ठीक है, अगर मेटा पोजीशन पर लग गया, जैसे एक ये हो गया तुम्हारा मेटा पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया मेटाजाइलिन, ये हो गया पैराजाइलिन. तो पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे का इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा होता है, इसलिए पैराजाइलिन कहलाएगा ना. एरोमेटिक कंपाउंड्स में also contain more than 1 बेंजीन रिंग, जैसे नेप्थाइलिन, एंथ्रासीन ना. ये सब पढ़ा चुका हूँ, फार्मूला पहले भी आ चुका है आपके पास. ये नेप्थाइलिन का फोटो है, ये एंथ्रासीन का फोटो है ना. इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, 3 बेंजीन रिंग इसमें फ्यूज होता है. ठीक है,
स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन हम लोग अब देखने जा रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर करके न्यू 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड एंड दीज आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड ना। और इसका क्या कहा जाता है, इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। मीथेन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग sp3 hybridization. The 4 sigma bond is formed by the overlapping of sp3 hybrid orbitals of the carbon atom and one orbital of the 1s orbital of a hydrogen atom. In this, carbon atom lies at the center and the 4 hydrogen atom lies at the corner of a regular tetrahedron, making hydrogen carbon H bond angle 109 degree 28 मिनट और बाइंड एंगल हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, तो देख लो इसमें किधर गया कर्सर मेरा, यहाँ है। ठीक है, कार्बन का s ऑर्बिटल एक रहता है और p ऑर्बिटल कितना रहता है, 3 p ऑर्बिटल रहता है, आपस में ही हाइब्रिड कर जाता है ना। s स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और p सबशेल कैसा होता है, डम्बल होता है ना। आपस में ये तीनों, इसका 3 ऑर्बिटल, ये किसका, p का, s का एक, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गया। आपस में इंटरमिक्स करेगा और इंटरमिक्स करने के बाद नया तरह का 4 ऑर्बिटल बनाएगा जिसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। दीज आर इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। 2 लोब होता है ना, 3, एक छोटा लोब होता है और एक बड़ा लोब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बड़ा लोब में ज्यादा होता है। यही लोब जो होता है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है ना। और उसी में देख लो इसका इस तरह से अरेंज है। एक ऑर्बिटल इधर हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, एक तीसरा ऑर्बिटल हो गया, और चौथा जो होता है इसका टेट्राहेड्रली ना, एक स्पेस में आ जाता है ऑर्बिटल, और ये आपका तुम्हारा ये चौथा हो गया। देखो यहाँ शेड करके दिखाया हुआ है जानबूझ करके, आगे या पीछे करके। ठीक है, और इस एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ हो गया। अब हाइड्रोजन 4 है, इसके साथ क्या होगा, कंबाइन कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, डुएट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का ना। और इसका भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया इसका, तीसरा हाइड्रोजन हो गया ये ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर लिया, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ हो गया आपको। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन का जो, ये हाइड्रोकार्बन का जो, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, टेट्राहेड्रल हो जाता है ये मीथेन हो गया 109 डिग्री 28 मिनट, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 109.5 डिग्री। ठीक है, डिग्री में करेंगे या फिर मिनट में करेंगे तो थोड़ा सा वो डाटा चेंज होगा। ये डिग्री में, एग्जैक्ट डिग्री में 109.5 डिग्री, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को हम लोग बेसिकली 3 मेथड से प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया फ्रॉम अल्काइल हाइलाइड, और तीसरा हो गया फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आइए क्या कहा जाता है, हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देखिए। तो हम लोग अल्कीन या अल्काइन ले लेते हैं। अनसैचुरेटेड में ही 2 आपका आ गया, कौन कौन, अल्कीन या अल्काइन आ गया। उसको हम लोग निकेल या प्लेटिनम से या पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में पास करते हैं, और टेम्परेचर का रेंज जो होता है आपका 200 से 300 डिग्री सेल्सियस में होता है। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस में होता है ना। और इसको हिट कीजिएगा तो यही डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट गया,
ना, एक हाइड्रोजन यहाँ करके लग गया और एक हाइड्रोजन ये यहाँ करके लग गया, तो देखो इथेन में बदल गया, इथेन हम आप लोगों का ये मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन किसका, इसी रिएक्शन को हम लोग सबाइटियर्स रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन by catalytic hydrogenation. This process is also known as hydrogenation. You might have studied in class 10 also. In this process, dihydrogen is passed through alkene or alkyne in the presence of finely divided catalysts such as Raney, nickel, platinum, palladium. These metal absorbs dihydrogen gas on their surface and activate the hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature. However, higher temperature, nearly about 200 to 300 degree temperature and pressure are required with nickel catalyst. And when the reaction is taking place in the presence of the nickel catalyst at 200 to 300 degrees Celsius, then this reaction is known as Sapitier-Sindrian reduction reaction. And by this process, methane cannot be prepared because we are preparing saturated hydrocarbon from unsaturated hydrocarbon, and unsaturated hydrocarbon first member is ethene, it will give ethane, similarly ethyne will give इथेन ना, और यह इथेन ये क्या कहा जाता है, जब भी बनेगा तो इथेन बनेगा। मीथेन को इस मेथड से हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। अब आइए समझाता हूं मैं आपको कि ये हाइड्रोजनेशन होता कैसे है। तो देखो हम लोग करते क्या है कि ये तुम्हारा हो गया प्लेटिनम या प्लेडियम कैटालिस्ट, इसको हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा, 200-300 डिग्री सेल्सियस पर ये तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। और जानते हो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ठीक है, और जब आप हाइड्रोजन पास करेंगे तो जब इससे क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस पास कर दिए इस तरह से H2 गैस। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इसका H2, ये हीट के वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद देखो क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये फ्री हो जाता है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाता है, ये फ्री हो जाता है। ये टूट गया। ठीक है, और टूटने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका इसका अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और डी ब्लॉक में जानते हो उसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। दोनों इस तरह से इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको हम लोग केमीजॉर्प्शन कहते हैं। क्या इस प्रोसेस का नाम है, केमीजॉर्प्शन कहते हैं। अब हम लोग इथीन को पास किए या इथाइन को पास किए। ठीक है, और इथीन हो या इथाइन हो उसके पास मल्टीपल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर की वजह से इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। आइए पाई बॉन्ड को मैं आपके सामने हटाता हूँ, ऐसा लगे कि जैसे रिएक्शन ही हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, हट गया पाई बॉन्ड ना। अब होता क्या है कि आपका ये बॉन्ड फिर से ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के बाद जो हाइड्रोजन फ्री हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाता है। और देखो इस तरह से क्या हो गया, CH3 बन गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग इथाइन से बनाते हैं ना। इथाइन अगर हम लोग यानी कि एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम, इस कंपाउंड का नाम कॉमन नेम एसिटिलीन है। इसको जब निकेल के साथ हीट करेंगे और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराएंगे तो सबसे पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, तो देखो इथिलीन बन गया। अभी भी एक इथिलीन में बदल गया, अभी भी एक पाई बॉन्ड है। फिर रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से इसको तोड़ेंगे, एक आधा बॉन्ड इधर कर दिए, आधा बॉन्ड इधर कर दिए, हाइड्रोजन एक यहाँ लगा दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, यानी कि इस पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, देखो इथेन में ये बदल गया। ठीक है, तो इथाइन से इथीन में पहले बदलता है और इथीन से इथेन। अगर हम लोग यहाँ पर लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज कर जाते हैं, अल्किन पढ़ाएंगे तो वहां पर मैं और लिखाऊंगा, स्लाइड पर भी लिखा हुआ होगा कि इथाइन से हमको रिएक्शन इथीन लेवल पर ही रोकना हो तो हम लोग लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज करते हैं। वह कैटालिस्ट जो होगा आपको रोक देगा, कहाँ पर, इथिलीन लेवल पर ही। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रोपीन के बारे में देखते हैं। प्रोपाइन ले लिए,
प्रोपाइन को हम लोग फिर हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में 443 केल्विन के आसपास 73 केल्विन के आसपास हीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो ही गया टेम्परेचर आपका लगभग 200 डिग्री सेल्सियस हो ही जाएगा। 273 माइनस कीजिए 200 डिग्री सेल्सियस आ ही रहा है। तो उसी तरह से पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा ना, आधा बॉन्ड इधर और आधा बॉन्ड इधर, एक एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया आपका। क्या लग गया? एक एक हाइड्रोजन लग गया। अब इसी को हम लोग फर्दर रिएक्शन बढ़ा दिए निकल हाइड्रोजन के साथ, तो एक जो पाई बॉन्ड बचा हुआ था उसको भी तोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो देखो ये हो गया CH3, यहाँ है CH3 लिख दिए। ठीक है, किनारे में CH3 हो गया, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड बच गया अब यहाँ CH2 हो गया, तो देखो ये CH2 हो गया। ठीक है, प्रोपेन में बदल गया। तो इस तरह से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग क्या कहा जाता है, फ्रॉम अल्काइल हाइलाइड से, यानी सेकेंड प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। अल्काइल हाइलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसीलिए हम लोग फ्लोराइड से नहीं लेते हैं। कोई भी अल्काइल हाइलाइड ले लिए और उसका रिडक्शन करा दिए किसके साथ, विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन कौन ले लिए हम लोग, तो ये जिंक ले लिए और क्या ले लिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, और वह रिड्यूस कर देता है अल्काइल हाइलाइड को किस में, अल्केन में। यहाँ पर क्या है आपका लिया हुआ, जिंक ले लिए और HCl लिए। HCl कैसा है, तो आपका डाइल्यूट है। तो आप 10 में पढ़ चुके हैं कि जिंक मेटल को जब HCl में डालिएगा तो यह ZnCl2 बनेगा। क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो यही हो गया हाइड्रोजन। और वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये सिस्टम आपका रिड्यूसिंग एजेंट वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसके जगह पर हम लोग दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम अल्केन में वह बदल देगा। ठीक है, ये अल्केन बन जाएगा। अब कैसे रिएक्शन होता है, तो रिडक्शन क्या है, एक तरह का ये रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या दोनों में से कोई एक को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। सिंस इन दिस केस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इज removed and hydrogen is attached, therefore it is a reduction reaction. For example this one, let us see one more example। जैसे हम लोग ले लिए CH3 CH2 और क्या है Cl ले लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका रिएक्शन करा दिए किसके साथ, Zn और HCl के साथ। Zn हो गया जिंक मेटल और HCl क्या होना चाहिए, तो डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट यहाँ पर भी आपका ये डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है और इस क्लोरीन एटम को क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका CH3, ये हो गया आपका CH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर लग गया। ठीक है, और ये Zn और Cl2 बाहर निकल गए, यहाँ से ZnCl2 निकल गया आपका। और यहाँ से हाँ, एक जैसे 2 हाइड्रोजन यहाँ रहता है ना, हाइड्रोजन गैस निकलता है तो H2 होता है, तो यहाँ से देखो ये H और HCl निकल गया, तो यही ना H जा करके तुम्हारा यहाँ अटैच हो गया, तो CH3 में ये बदल गया और साइड प्रोडक्ट HCl निकल गया ये। ठीक है, तो यही हम लोग को कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए और अल्काइल हैलाइड से हम लोग उसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिडक्शन। Now when it is treated with zinc metal and dilute HCl, it can also be reduced by other reducing agent, for example sodium metal and ethyl alcohol. Now we will release hydrogen gas which will also reduce the alkyl halide into alkane. Now alkyl halide on treatment with sodium metal in the presence of dry ether, now higher alkanes are obtained and this reaction is known as उर्ज रिएक्शन, और इस रिएक्शन को ही हम लोग उर्ज रिएक्शन कहते हैं ना। जैसे देख लो ये हो गया तुम्हारा ब्रोमो इथेन ना, या इथाइल ब्रोमाइड ले लिए, तो 2 मोलिकुल्स हम लोग इथाइल ब्रोमाइड का ले लिए। यहाँ से देखो Br और ये Br,
ठीक है। और ये 2 सोडियम 2 NaBr निकल गया, यहाँ से इथाइल ग्रुप और यहाँ से इथाइल ग्रुप, दो इथाइल ग्रुप आके मिल गया, तो क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। लिए थे इथाइल, बन गया ब्यूटेन ना, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। उसी तरह से देखो यहाँ 1 ब्रोमोप्रोपेन ले लिए और दूसरा 1 ब्रोमोप्रोपेन ए भी ले लिए, तो यहाँ से देखो काट करके निकाल दिए। सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ड्राई ईथर इसलिए लिया जाता है कि पानी अगर रहेगा तो सोडियम मेटल रिएक्ट कर जाएगा, आग लगा देगा, इसलिए ड्राई ईथर लिया जाता है। और यहाँ से आपका 2 NaBr निकल गया, यानी 3 कार्बन इधर से 3 कार्बन इधर से 6 कार्बन वाला नॉर्मल हेक्सेन मिल गया। उसी तरह से अगर हम लोग ये ले ले, इथाइल ब्रोमाइड ले लें, ठीक है, ड्राई ईथर, तो आपका यहाँ ब्यूटेन क्या कहा जाता है, ब्यूटेन बन गया। तो यहाँ 5 कार्बन नहीं ना है, पेंटेन यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन डिजायर्ड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन मिल गया। हाँ देखो, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि जैसे हम लोग एक इथाइल ब्रोमाइड ले लिए और दूसरा हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड ले लिए, तो वो भी एक मिक्सचर ऑफ अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। और इस मेथड से हम लोग कम से कम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मीथेन मिल जाता है, इसीलिए इट इज नॉट ए बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज 2 तरह के हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लिए, किस से, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अल्काइल हाइलाइड टू किससे, अल्काइल हाइलाइड टू अल्केन। अब अल्काइल हाइलाइड से अल्केन बनाने में हम लोग उर्ज रिएक्शन इसको कहते हैं। एक और होता है तुम्हारा उर्ज फिटिग रिएक्शन होता है, एक मोलकुल्स अल्काइल हाइलाइड हो जाए और एक मोलकुल्स एराइल हाइलाइड हो जाए, तो उसको हम लोग उर्ज फिटिग रिएक्शन कहते हैं। अगर दोनों अगर एराइल हाइलाइड ले लेते हम लोग, एरोमेटिक वाला हाइलाइड ले लेते, तो उसको हम लोग फिटिग रिएक्शन कहते हैं। 12th में पढ़िएगा, 11th में भी थोड़ा बहुत बता ही रहा हूँ, और थोड़ा बहुत का जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कवर कर रहा हूँ। और खासकर रिएक्शन मैकेनिज्म में जो मैं पढ़ा दिया हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो किसी भी बुक से कम नहीं है, आपको सफिशिएंट है। आपको दूसरा बुक पढ़िए तब समझ में आएगा कि मैं कितना डिप में आपको गया हूँ या कितना पढ़ाया हूँ। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की सभा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने ओरिजिनल टाइम पर, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप